नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर गिरोर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ओ लेवल के M1R5 एग्जाम के टॉप 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्लास को इत्मीनान के साथ देखते हैं तो कुछ प्रश्न इसी में से सेम एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। यदि आप ट्रिपल सी की तैयारी किसी भी मंथ में कर रहे हो या ओ लेवल के M1R5 का एग्जाम आपका या जनवरी में हो, 10 जनवरी से 18 जनवरी का बीच हो, तो आप इस क्लास को देखिए। जिस क्वेश्चन पे जरूरी होगा आपको डिस्क्राइब करना, उस क्वेश्चन पे हम उस पार्टिकुलर टॉपिक को आपको समझा रहे होंगे और इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें चलाने के लिए पैसा पे करना पड़ता है और उनका लाइसेंस हमें खरीदना पड़ता है, वो आपके होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बताइए इसमें से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन ऑटोकेड, दूसरा ऑप्शन एडोबी फोटोशॉप, तीसरा ऑप्शन कोरल ड्रॉ, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो ऑटोकैड भी चलाने के लिए हमें पैसा देना होता है, फोटोशॉप के लाइसेंस होता है आपका, और कोरल ड्रॉ का भी आपका लाइसेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑल ऑफ द एबव। यहाँ से सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपके सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, CSS सॉफ्टवेयर और OSS सॉफ्टवेयर। OSS सॉफ्टवेयर को बोल देते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनको चलाने के लिए हमें पैसा पे नहीं करना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन CSS सॉफ्टवेयर होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, इनको चलाने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है, अदरवाइज आप लाइसेंस लेते हैं। ठीक है, तो CSS की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और OSS की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे पूछा जाता कि MS ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता तो आप बता देते आपका पावर पॉइंट ही क्या है, पावर पॉइंट है। लेकिन आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस। अब लिब्रे ऑफिस क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उसका पैकेज होता है जिसमें बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सारे उसमें घटक में सॉफ्टवेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस को पूछा जाए किस कंपनी ने बनाया तो उसको बनाने वाली कंपनी का नाम था द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन नामक कंपनी ने लिब्रे ऑफिस को बनाया था। ये आपका OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जिसको चलाने के लिए हमें कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। लेकिन इसी के सापेक्ष में आपका MS ऑफिस होता है, जिसको चलाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ से पूछा गया था लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो लिब्रे ऑफिस में एक घटक होता है आपका जिसे बोलते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। उसमें आप प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं, स्तुतियां वगैरह बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से रेम, CPU, रोम और एक्सपेंशन कार्ड को रखता है, मतलब इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो इन चारों को अपने आप में अटैच करके रखती है? क्या हार्ड डिस्क रखता है, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड, नन ऑफ दिस? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी रेम, रोम, CPU, जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो मदरबोर्ड से अटैच होके रखती हैं, मदरबोर्ड से अटैच होके रखती हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी मेमोरी डेटा के लिए बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है? निम्न में से बताइए इसमें से कौन सी मेमोरी है जो डेटा के बैकअप के लिए, जैसे हमने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया तो हम उसको किस मेमोरी में रखेंगे? हमने कहीं से MP4 मतलब वीडियो डाउनलोड करी तो उसको कहाँ रखेंगे? तो बताइए, वही आपसे पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सी मेमोरी डेटा के बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, नन ऑफ दिस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये द्वितीयक मेमोरी होती है और आपके यूजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बात करें मेमोरी की तो मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका आ जाता है रेम, रोम और कैचे मेमोरी, और सेकेंडरी में आपका आता है जैसे CD हो गया, DVD हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, SSD हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, SD कार्ड हो गया, जैसे पहले चिप वगैरह चलती थी तो उसको SD कार्ड बोलते थे, सिक्योर डिजिटल कार्ड,
डीवीडी हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के। इन सारी चीजों में अपना बैकअप आप रख सकते हैं, ठीक है, इन सब में बैकअप रख सकते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये कंप्यूटर के, ये आपके यूजर के लिए जरूरी होती है। किसके लिए? यूजर के लिए जरूरी होती है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपके कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यहां से अगला क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर के लिए जरूरी होती है, तो वो होती है प्राइमरी मेमोरी। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो आपके यूजर के लिए जरूरी होती है बैकअप को रखने के लिए, वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। आई होप आपको मेमोरी का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आपसे ओएस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप जवाब देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो आपको पहले तो एक सवाल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कोई यूजर है और कोई कंप्यूटर डिवाइस है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वही क्या है? ओएस। जैसे हम मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, हम मोबाइल चला रहे हैं, यदि इसमें आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम इस मोबाइल को नहीं चला पाएंगे। इसी प्रकार से हम यदि कंप्यूटर चला रहे हैं, इसमें आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें अब अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका ट्रिपल सी का एग्जाम किसी भी मंथ में है तो ये भी क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या है? क्या एक टेम्परेरी मेमोरी है? क्या एक परमानेंट मेमोरी है? क्या एक मैग्नेटिक मेमोरी है? नन ऑफ दिस बताइए। सीडी रोम, तो बात करें सीडी रोम की फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये किस प्रकार की मेमोरी होती है ये आपको जवाब देना। तो सीडी रोम एक आपके परमानेंट मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी। आपसे पूछा जाए कि ऐसी मेमोरी कौन सी है जो भूल जाती है चीजों को, वो है रेम। और ऐसी मेमोरी कौन सी है जो भूलती नहीं है चीजों की, वो होती है आपकी रोम, ठीक है। रेम को हम वोलेटाइल मेमोरी बोल देते हैं, वोलेटाइल, क्योंकि वोलेटाइल का मतलब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो निकलेगा परिवर्तनशील। क्या निकलेगा? परिवर्तनशील। तो ऐसी मेमोरी जो परिवर्तित हो जाती है, मतलब चीजों को भूल जाती है लाइट जाने के बाद, वो होती है आपकी रेम। और जो नहीं भूलती वो होती है आपकी रोम। क्लियर हुआ? तो परमानेंट मेमोरी को ही बोल देते हैं हम रोम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, सूचना पुनर्प्राप्ति सबसे फास्ट किसकी है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब किसमें रखा हुआ डेटा बहुत ज्यादा फास्ट हमें प्राप्त हो जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका एसएसडी। तो एसएसडी लेटेस्ट चल रही है, आधुनिक चल रही है, इनमें डेटा रखा हुआ, हमें बहुत जल्दी उसको फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब लेटेस्ट जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कितने भी लैपटॉप सारे चीजों में क्या डल के आ रहा है? एसएसडी। लेकिन पहले सबसे ज्यादा पॉपुलर था हार्ड डिस्क। एचडीडी को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी को बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? जैसे हमने किसी लिंक पर क्लिक किया और एक अलग लिंक पर या अलग वेब पेज पर ट्रांसफर हो गए, अलग वेबसाइट पर ट्रांसफर हो गए, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? बरकई हो रहा है एक तरीके से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या सर्फिंग करना बोलेंगे, गैम्बलिंग करना बोलेंगे, या दोनों बोल देंगे, बहुत ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका सर्फिंग करना। तो इसको हम नाम दे देंगे सर्फिंग करना, कि इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं? सर्फ कर रहे हैं, ठीक है। इसी को दूसरा शब्द बोल देते हैं ब्राउज करना, ब्राउज करना, ब्राउजिंग करना, ठीक है। इंटरनेट पे कुछ खोजना और उसको चलाते रहना, वो आपका ब्राउज करना भी होता है। तो सर्फिंग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, रेम का अर्थ है रेम। तो रेम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने के बाद अपने डेटा को भूल जाती है, वही होती है आपकी रेम। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी या वर्सटाइल मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। दूसरी चीज, ये अस्थाई मेमोरी होती है। कैसी? अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या हो गया? अस्थाई का मतलब हो गया कि ये डेटा को भुला देती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूछा जाए कि RWM की फुल फॉर्म बताओ, तो रीड राइट मेमोरी, और रेम का ही दूसरा नाम होता है आपका RWM। तो आई होप आपको ये रेम का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट्स, गोपनीय खतरों का एग्जाम्पल है? वायरस, हैकर्स, वर्म्स,
स्पैम। तो वायरस की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, क्लियर हुआ। तो वायरस की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले वायरस का नाम था क्रीपर, क्या नाम था, क्रीपर, क्रीपर। और सबसे पहले एंटीवायरस का क्या नाम था, रीपर, रीपर, रीपर। सबसे पहला क्रीपर वायरस था और आपका रीपर क्या था, एंटीवायरस था। तो ये चीज भी आपको सेकेंडरी पता होनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया था बेसिकली आपसे कि निम्न में से कौन रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट्स का एग्जांपल है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर तो वो है आपका स्पैम, स्पैम क्या है, स्पैम, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से इसमें से एक सवाल और पूछा जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी प्रतियां, अपनी कॉपी उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है। तो जो वायरस होता है, 1 से 2 वायरस होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 6 होते हैं, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके पूरे सिस्टम में आपका वायरस फैल जाता है। तो यहाँ से सवाल बनता है कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो अपनी प्रतियां फैलाने में सक्षम होता है, वो होता है आपका वायरस। सबसे पहले वायरस का नाम क्रीपर और सबसे पहले एंटीवायरस का नाम रीपर। कब बना था, सन 1971 में। क्रीपर कब बना था, क्रीपर कब था, सन 1971 में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो हमने आपको इस पे अभी डिस्कस किया हुआ था। प्राइमरी में आ जाता है आपका रेम, रोम, कैचे। सेकेंडरी में आ जाता है सीडी, डीवीडी, एसएसडी, एसडी, एचडीडी, ये सारे किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी में। प्राइमरी मेमोरी जरूरी होती है कंप्यूटर के लिए, सेकेंडरी जरूरी होती है यूजर के लिए, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, प्रश्न संख्या 11। तो इसका राइट आंसर है आपका सीडी रोम। तो जो आपका सीडी रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, नेटवर्क के खाली जगह को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे हम किसी भी नेटवर्क में पासवर्ड या लगाते हैं, तो इनमें से ऐसी कौन सी चारों चीजें हैं जिनको हम ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हाईली उसको बेहतर बना सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्योरिटी। आपको समझ में आ गया होगा, नेटवर्क की यदि हमें सिक्योरिटी करनी है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, पासवर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर को समझने और एग्जीक्यूट करने वाली लैंग्वेज को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को समझने और एग्जीक्यूट करने वाली लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हमारे कंप्यूटर समझता क्या है, मशीन लैंग्वेज, जो होती क्या है 0,1। इसको बाइनरी लैंग्वेज भी हम बोल देते हैं। 0 का मतलब होता है पावर ऑफ और 1 का मतलब होता है पावर ऑन, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। वायरस क्या होता है, जो हमारे, वायरस होता क्या, वायरस जो हमारे कंप्यूटर को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसमें जो फाइलें होती हैं उसको डिलीट करने का काम करता है और उसके रिसोर्सेज को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है और उसको करप्ट कर देता है। लेकिन एंटीवायरस क्या होता है, तो वायरस का विरोधी क्या होता है, एंटीवायरस। मतलब जो वायरस से लड़े वही क्या है, एंटीवायरस, मतलब अच्छी चीज होगी। एंटीवायरस क्या है, अच्छी चीज है, और हमें अपने कंप्यूटर में क्या रखना चाहिए, एंटीवायरस। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, K7, क्विक हील, नोट्रॉन, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ से आपके ये तीनों एंटीवायरस होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। एक और होता है आपका एंटीवायरस पांडा, पांडा भी आप याद रखें, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये भी। K7 भी पॉपुलर है, क्विक हील भी पॉपुलर, नोट्रॉन भी पॉपुलर है। एक होता है मैकफी, मैकफी, मैकफी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये सारे एंटीवायरस के प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, चौथा स्टोरेज डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमसे कमांड लेते हैं, क्या लेते हैं, कमांड। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ओसीआर हो गया, बीसीआर हो गया, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस। इन माने लेना, इन माने अंदर, पुट माने लेना। तो जो हमसे कमांड लेते हैं वो आपके इनपुट। आउट माने बाहर, पुट माने देना। तो आउटपुट मतलब आपको जो कुछ लौटाएंगे, एज अ रिजल्ट कुछ लौटाएंगे। जैसे स्पीकर है, स्पीकर आपको क्या देता है, आवाज, तो स्पीकर क्या, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आपको कोई भी चीज डिस्प्ले कराता है तो क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी देता है तो क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर आपको हार्ड कॉपी देता है बड़ी स्क्रीन पे तो क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। अब ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, तो ऐसे डिवाइस जो प्रोसेस करने का काम करते हैं। जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, सीपीयू को। इसमें आपके 2 बटन होते हैं, पहला पावर बटन, दूसरा रीसेट बटन।
दूसरा डिवाइस होता है आपका जीपीयू, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग और जीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर की आंख। ठीक है, बिना जीपीयू के हम कुछ देख ही नहीं सकते हैं। अगला होते हैं आपके स्टोरेज डिवाइस। चौथी प्रकार के डिवाइस कौन से होते हैं? स्टोरेज डिवाइस। ऐसे डिवाइस जो किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, एसएसडी हो गया आपका, ठीक है, एसडी कार्ड हो गया, एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सारे क्या हैं आपके सेकेंडरी डिवाइस। तो पहला इनपुट डिवाइस जो आपसे कमांड लेता है वो इनपुट डिवाइस, जो आउटपुट आपको देता है वो आउटपुट डिवाइस, जो प्रोसेस करता है वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस, और जो स्टोर करने का काम करते हैं वो आपके प्रोसेसिंग डिवाइस। आई होप आपको ये डिवाइसेस का टॉपिक अब क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो पूछा गया था निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है तो माइक्रोफोन, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, माइक का यूज कर रहा हूँ, तो ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? इन कमांड ले रहा है ना, तो इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट है। आपका स्कैनर क्या है? स्कैनर भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज। ये तीनों क्या है? आपके इनपुट डिवाइस। पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हुआ नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये डिवाइसेस का टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल आता है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। और हालांकि यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं क्वेश्चंस, हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16, फायरवॉल एक प्रकार का क्या है? फायरवॉल एक प्रकार का क्या है? तो देखिए फायरवॉल होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे आपने पुराने जमाने का सुना होगा कुछ कि सीता जी थी और यहाँ पे क्या लगा हुआ था? लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच दी थी, ऐसा लिखा हुआ है, बोल बताते हैं लोग। तो ऐसा क्या था यहाँ पे? लक्ष्मण रेखा। जैसे ही रावण इसमें एंटर किया था वैसे ही उसका पैर जल गया था। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक, अब इसी तरीके से आज हम समझने का प्रयास करें, उस चीज से समझने का प्रयास करें, तो हमें फायरवॉल का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। तो फायरवॉल अब समझते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, इसमें अतिरिक्त एक सिक्योरिटी की लेयर लग जाएगी जो फायरवॉल की लेयर होगी। किसकी? फायरवॉल। इसको बोल देते हैं आग की दीवार। आग की दीवार। कोई भी हैकर इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वो उल्टा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्लस उल्टा अटैक करने की कोशिश करेगा या अटैक करेगा। इसी को बोल देते हैं फायरवॉल। तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है आपका फायरवॉल। तो फायरवॉल एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो फायरवॉल एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी को ध्यान रखता है, सिक्योरिटी को ध्यान रखने का काम करता है। तो क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं। वायरस है? नहीं। वॉरमैन? नहीं। उसका राइट आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज। तो फिर है क्या? तो फिर फायरवॉल है क्या? एक सिक्योरिटी लेयर होती है, एक सिक्योरिटी लेयर जो आपके हार्डवेयर की भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है। तो ये होता है आपका फायरवॉल। ठीक है, जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17, एक ईमेल आईडी में क्या होता है? एक ईमेल आईडी में क्या होता है? लेटेस्ट कॉमन नंबर्स, लेटेस्ट नंबर और @ और यूजर नेम। बताइए एक ईमेल आईडी में होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो जैसे मैंने लिखा user@gmail.com, user@gmail.com, तो ये होता है आपका यूजर नेम, ये होता है आपका डोमेन नेम, और @ सिंबल इस चीज को करता है बिल्कुल अलग। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हो गई, आपका यूजर नेम, डोमेन नेम और @ सिंबल। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? लेटर, नंबर और @ बटन। ये तीनों चीजें आपकी हो जाती है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जीमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? गूगल मेल। ईमेल के जनक कौन थे? सर रे टॉमलिंसन। सर रे टॉमलिंसन। इन्होंने कब बनाई थी ईमेल? सन 1971 में अर्पानेट के साथ काम करते हुए। अर्पानेट के साथ काम करते हुए क्या बनाई थी? ईमेल। अर्पानेट की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट से होता है आपका नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आप अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमने आपके ओ लेवल की 160 फुल फॉर्म और CCC की 100 फुल फॉर्म्स की वीडियोस बनाई हुई हैं। टॉप इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, हर चैप्टर से आपकी फुल फॉर्म्स हैं, वहां से आपकी फुल फॉर्म बाहर नहीं आएंगी, आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट में, पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स फॉर इंटर सर्विसेज में, इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट में या चेक पेमेंट में। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल का यूज हम कहाँ करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए हम सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्रिप्टो करेंसी इज अ क्या? मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या एक प्लास्टिक मनी है, डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या नन ऑफ दीज है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
तो ये क्या है क्रिप्टो करेंसी आपकी डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यदि आप तैयारी और अच्छी करना चाहते हैं तो हर चैप्टर से आपके ट्रिपल सी में या ओ लेवल के M1R5 में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर से टॉप 100 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने प्ले लिस्ट में बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर से 100 क्वेश्चन को उठाया हुआ है, वहां से आपकी तैयारी एक और अच्छे स्तर की हो सकती है, तो आप उसको देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा ईमेल मीडियम नहीं है? इनमें से कौन सा एक ईमेल मीडियम नहीं है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, पेपर, इंटरनेट। ठीक है, बताइए इनमें से कौन एक ईमेल मीडियम नहीं है, मतलब किसकी सहायता से हम ईमेल नहीं भेज सकते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका पेपर। तो जो पेपर है वो आपका एक फिजिकल एड्रेस होगा, लेकिन आपका एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट और ये भी इंटरनेट सेम हो गया है, इसको काट दीजिए। ठीक है, इन दोनों सहायता से आप भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन पेपर पेपर एक लिखित प्रमाणीकरण हो गया, लिखित हो गया एक प्रकार से, तो ये आपका ईमेल का कोई मीडियम नहीं होता है। ई का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक, और ये तो फिजिकल एड्रेस हो गया, तो हम इसको तो नहीं रखेंगे, तो पेपर नहीं हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या? तो मैंने आपको बोला था यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, जिस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क करता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन करता है, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरीके से ऑपरेट होती है। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से या यूट्यूब से? इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका फेसबुक से। कहां से? फेसबुक से। क्यों? क्योंकि आपका व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ और फेसबुक हुआ, इन तीनों के ग्रुप को बोल दिया जाता है मेटा ग्रुप। क्या बोल दिया जाता है? मेटा ग्रुप। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप एक ही सीईओ का है, एक ही का है, तो उसको नाम दे दिया मेटा। तो ये किससे संबंधित है आपका? फेसबुक से। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग फ्रॉड मेलर्स द्वारा किस पर्पज के लिए किया जाता है? सेंड स्पैम, स्पैम भेजने के लिए, सेंड फेक मेल को भेजने के लिए, हैक ईमेल, ईमेल को हैक करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। बताइए IMAP। इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, IMAP फुल फॉर्म होती है इमीडिएट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इमीडिएट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये तीनों प्रोटोकॉल आपके ईमेल में यूज होते हैं। पूछा जाए आपसे कि ईमेल में कितने प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो 3, और तीनों के नाम बताइए, तो SMTP, POP और IMAP। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 24, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स और खाली जगह के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स और खाली जगह के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। मेमोरी, पेरिफेरल, हार्डवेयर, स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका हार्डवेयर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका, डिफॉल्ट रूप से विंडोज 10 अपने आप बैटरी सेवर फीचर को चालू कर देता है जब लैपटॉप का बैटरी चार्ज नीचे गिरता है। मतलब कितनी परसेंटेज से वो ये काम खुद ऑन कर देता है? बताइए 15%, 20%, 5%, 10%। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 20%। तो जब आपका विंडोज 10 में क्या होता है, एक फैसिलिटी होती है 20% से नीचे जब बैटरी पैनल गिरेगा, बैटरी गिरेगी, तो बैटरी सेवर फीचर अपने आप लागू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मेन एरिया है। स्क्रीन बैकग्राउंड, स्क्रीन जो है बैकग्राउंड और विंडो का मेन एरिया है जहां आप प्रोग्राम ओपन एंड रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा एरिया है जो मेन एरिया है जिसमें आप बैकग्राउंड और विंडोज का प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? बताइए विंडो सेटिंग्स, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन विंडोज, ऑल एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका सी। तो एप्लीकेशन जो विंडो है वो क्या कर सकती है, आपका एक मेन एरिया होता है जहां पे आप प्रोग्राम को ओपन भी कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न,
एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के जरिए ओपन किया जा सकता है। एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के जरिए ओपन किया जा सकता है। यदि हम वहां कौन सी एक्शन करेंगे तो वो जो शॉर्टकट है वो ओपन हो जाएगा। इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, ठीक है। ओपन ऑप्शन पर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट करें, मतलब राइट क्लिक करके क्या करें, ओपन पे क्लिक करें, पहले ही ऑप्शन मिलेगा ओपन, वहां पे क्लिक करें, आइकन को सिलेक्ट करें और इंटर दबाएं। एक बार आइकन पे क्लिक कर दें और एक बार क्या दबा दें, इंटर। और ऑल ऑफ दी एबव, जिसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दी एबव, मतलब ये तीनों तरीके हैं किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया है तो आपको आंसर पता चल गया होगा, इम्प्रेस। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, प्रिंटर्स और स्कैनर ऑप्शन में एक नया प्रिंटर ऐड कहाँ किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल में जाके, फाइल मैनेजर में जाके, डायनामिक डेटा एक्सचेंज से जाके, और नन ऑफ दिस। आपकी जो ट्रिपल सी में और ओ लेवल M1R5 में कंट्रोल पैनल से ज्यादातर सवाल पूछ लिए जाते हैं तो आप उसको याद कर सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिकल भी उसका कर सकते हैं। तो प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन में एक नया प्रिंटर ऐड करने के लिए कहाँ से, तो ऐड प्रिंटर करके आपको ऑप्शन मिलता है। और वो मिलता कहाँ है आपसे पूछा गया है, तो वो मिलता है आपका कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग खाली जगह इंटरफेस के बीच किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ह्यूमन और मशीन के बीच में, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स के बीच में, या नन ऑफ दीज। बताइए GUI का जो उपयोग होता है वो किस इंटरफेस के बीच में, मतलब किस इंटरफेस के बीच में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका सॉफ्टवेयर के बीच में और यूजर के बीच में। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर पे ये PDF एक प्रकार से, और मैं आपको इस माउस की सहायता से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यही क्या है आपका GUI। तो सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है, ये कम्युनिकेशन कराने का काम करता है GUI, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अगला प्रश्न है आपका, स्टार्ट मेन्यू से आप खाली जगह एक्सेस कर सकते हैं। जो आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, मतलब ये जो विंडो बटन है, यही इसी को क्या बोल देते हैं, स्टार्ट मेन्यू। क्या कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू से आप, क्या कर सकते हैं, लॉक योर कंप्यूटर, सर्च फॉर एप्लीकेशन सेटिंग्स एंड फाइल्स, टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको समझ में आ गया होगा, हम ये सारा काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं स्टार्ट बटन या विंडो बटन। इसको बोल देते हैं सर्च बॉक्स, क्या बोल देते हैं, सर्च बॉक्स। किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करा सकते हैं। ये होते हैं आपके क्विक आइकन्स, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये कितने क्या होते हैं आपके क्विक आइकन्स। क्विकली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे अपनी OBS स्टूडियो खोलना है तो मुझे वापस से क्लिक करना पड़ेगा और हमारा OBS स्टूडियो खुल जाएगा। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, उस पर क्लिक कर रहे हैं, खुल जा रहा है, ठीक है। वापस से मुझे PDF ऑन करनी है तो मैं PDF इस तरीके से इस पर क्लिक करूंगा, PDF। तो ये क्या होते हैं आपके क्विक आइकन्स। और ये होता है आपका नोटिफिकेशन एरिया, जो टाइम एंड डेट वगैरह, इंटरनेट कनेक्ट करना, बैटरी सेवर वगैरह, ये सारा काम कौन बताता है, नोटिफिकेशन एरिया। ऊपर वाली इस पूरी पट्टी को बोल देते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये होता है आपका मिनिमाइज बटन, ये होता है आपका मैक्सिमाइज बटन, और ये होता है आपका क्लोज बटन। इन तीनों बटनों को बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें डेस्कटॉप संबंधी समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 32, आप फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल्स एंड फोल्डर का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं क्या। फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल्स एंड फोल्डर का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। एड्रेस बार पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन पर क्लिक करके, सर्च फंक्शन पर क्लिक करके, एल ऑफ द एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मतलब ऐसे कौन से दो बटन होते हैं जिनसे पीछे भी लौट सकते हो और आगे भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका, आप फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल्स एंड फोल्डर का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड एंड जो बैकवर्ड आपका बटन होता है उस पर क्लिक करके, जैसे दो बटन आपको मिलते हैं, क्लिक करोगे बैक चले जाओगे, क्लिक करोगे तो आगे चले जाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33, इसका राइट आंसर है आपका, विंडोज 10 में स्लीप का क्या अर्थ है। विंडोज 10 में स्लीप का क्या अर्थ है। तो देखो स्लीप मोड क्या होता है, स्लीप मोड मतलब सोना, स्लीप माने सोना। तो सोते पे क्या होता है, जब हम अपने कंप्यूटर को सुला देते हैं या स्लीप मोड पर डाल देते हैं, इसकी शॉर्टकट होती है विंडो XUS। स्लीप मोड की शॉर्टकट क्या होती है, विंडो XUS। स्लीप करा देते हैं तो बैटरी कम कंज्यूम करता है, वो क्या करता है, पावर को कम कंज्यूम करने का काम करता है। तो कंप्यूटर को सेफ मोड में रिस्टार्ट करें, कंप्यूटर को स्लीप मोड में रिस्टार्ट करें, सभी रनिंग एप्लीकेशन को एंड करते हुए कंप्यूटर को ऑफ करें। अगला, चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करें। तो शट डाउन तो नहीं होता है, शट डाउन तो नहीं होता है, ठीक है। स्लीप मोड का मतलब होता है, जैसे हम अभी यहाँ पे हैं, हम प्रेस करते हैं विंडो एक्स यू, और जैसे ही हम एस प्रेस करेंगे वैसे स्लीप मोड में चला जाएगा। तो स्लीप मोड में जाने का मतलब है कि कंप्यूटर को स्लीप मोड में रिस्टार्ट करें, कंप्यूटर को स्लीप मोड में
रिस्टार्ट करें। जैसे हम स्लीप कर देंगे और वापस से जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। जो एप्लीकेशन हमारी रनिंग चल रही थी वहीं से आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत कुशलता से प्रबंधित करना, एग्जीक्यूटिव करने के लिए शेड्यूलिंग जॉब की देखभाल करता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को के फ्लो का मैनेजमेंट करता है, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है आपका 34 का राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसकी फुल फॉर्म ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आप एक फुल फॉर्म और याद करिए आरटीओएस। आरटीओएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है? संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने का काम करता है, शेड्यूल्डिंग जॉब की भी देखभाल करता है और डेटा और स्ट्रक्चर के फ्लो का मैनेजमेंट भी करने का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन क्या होता है? एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन, मार्जिन जो प्रिंट करते समय लेफ्ट मार्जिन में ऐड किया जाता है। मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज मार्जिन के बाइंडिंग साइड में ऐड किया जाता है। मार्जिन जो प्रिंट करते समय राइट मार्जिन में ऐड किया जाता है। मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के आउटसाइड में ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास ये पेज है तो ये होता है आपका टॉप मार्जिन, ये होता है आपका बॉटम मार्जिन और ये होता है आपका लेफ्ट मार्जिन, ये होता है आपका राइट मार्जिन। तो 4 मार्जिन तो हमने बेसिकली पढ़े होते हैं, लेकिन 2 मार्जिन आपके और होते हैं। ठीक है, लेफ्ट गटर और टॉप गटर, लेफ्ट और टॉप। मतलब लेफ्ट से आप बाइंडिंग करा सकते हैं, जैसे आप बाइंडिंग वगैरह कराने जाते होंगे तो लेफ्ट से बाइंडिंग बनवा सकते हैं, अन्यथा आप टॉप से बाइंडिंग बनवा सकते हैं। तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट गटर और टॉप गटर। तो जब हम बाइंडिंग कराने जाते हैं तो वही आपके गटर होते हैं। तो गटर मार्जिन मतलब कितनी जगह छोड़ के बाइंडिंग हमें करनी है, वही आपका कहलाता है गटर मार्जिन। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज मार्जिन और बाइंडिंग साइड में ऐड किया जाता है वही क्या होता है आपका गटर मार्जिन। आई होप आपको गटर मार्जिन का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। तो मार्जिन आपके 6 प्रकार के होते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम और लेफ्ट गटर और टॉप गटर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? मतलब ऐसा इसमें कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे तेज है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा है? तो आपको राइट आंसर समझ में आ गया होगा, सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। जब एमएस वर्ड लोड हो जाता है, जब एमएस वर्ड लोड हो जाता है तो ओपनिंग स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जिसका क्या नाम होता है? पूछा गया है एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर है आपका डॉक्यूमेंट वन। क्या दिखता है? डॉक्यूमेंट वन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 38। एमएस वर्ड कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिनके द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं। एमएस वर्ड में किसकी सहायता से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं, ऊपर नीचे नेविगेट कर सकते हैं स्क्रॉल करके किसी पर्टिकुलर पेज पर जाकर? ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। किसका राइट आंसर है आपका? बोथ ए एंड बी। तो किसी पर्टिकुलर पेज पे चले जाओ और माउस में स्क्रॉल बटन होता है, वहां से भी आप जा सकते हैं। दूसरी चीज स्क्रॉल भी करके जा सकते हैं, आपके ये है स्क्रॉलिंग एरिया, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और माउस का यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 39। आपको हमारी वीडियोस और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, देन कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में होता है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम प्रॉपर उसको आपको बताएंगे किसी वीडियो के माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट क्या होती है? एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट क्या होती है? तो कंट्रोल ई से होता है सेंटर, कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट, कंट्रोल आर से होता है आपका राइट अलाइनमेंट। क्या होता है? राइट अलाइनमेंट। एक शॉर्टकट और याद रखो, कंट्रोल के साथ जे बटन, तो उससे होता है जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट आपके एमएस वर्ड में 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, यदि आपका डॉक्यूमेंट 200 से अधिक है, मतलब जो जूम सेक्शन है वो 200 से अधिक है, अधिक जूम है, तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? ये दिख रहा है ना आपको स्क्रॉल बार, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है और यहाँ पे एक और आ जाता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये 200 से अधिक है, जूम है, तो आपको स्क्रॉल बार कितने दिखाई देंगे? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका 2। तो स्क्रॉल बार आपको 2 ही दिखा देंगे, क्योंकि 3-4 स्क्रॉल बार तो होते ही नहीं है। एक ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्लियर? तो आपको ये 200% से अधिक है तो कितने दिखाई देंगे? 2। अगला प्रश्न है आपका एमएस वर्ड में चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? हमें यदि चार्ट इंसर्ट करना है तो हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। किस में जाना पड़ेगा? इंसर्ट टैब में। देखिए आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है, लेकिन एमएस वर्ड के भी सवाल, एक्सेल के भी सवाल और पावर पॉइंट से भी सवाल वो रख देते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड में पेज मार्जिन को बदलने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? पेज लेआउट टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन यदि हमें चेंज करना है तो आप पेज लेआउट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा टैब डिफरेंट प्रकार के फॉन्ट दिखाता है जो उपयोग के लिए अवेलेबल है? व्यू टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, होम टैब। तो मतलब ऐसा किस टैब में सुविधा है जो बहुत सारे प्रकार के फॉन्ट आते हैं, उनसे आप किसी भी प्रकार का फॉन्ट कोई भी लगा सकते हैं। तो होम टैब पे क्लिक करेंगे और आपको मिलेगा वहाँ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, वहाँ पे आप मन चाहा फॉन्ट रख सकते हैं, जैसे एरियल ब्लैक हो गया, गीगी हो गया, ठीक है, आपका किलर फॉन्ट हो गया, चिलर फॉन्ट हो गया, ये सारे फॉन्टों के प्रकार, न्यू टाइम रोमन हो गया, ये सारे फॉन्टों के प्रकार होते हैं। ठीक है, होम टैब से जाके ये काम आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप पेज व्यू का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट को देखना है तो पेज व्यू का उपयोग कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू का उपयोग करेंगे, ड्राफ्ट का करेंगे, रीड मोड का करेंगे या प्रिंट लेआउट का करेंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका 44 का राइट आंसर जो है वो है आपका प्रिंट लेआउट। क्या है? प्रिंट लेआउट। हम प्रिंट लेआउट में इसको देख सकते हैं, बाकी आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर नहीं है? रिबन नहीं है, बटन नहीं है, चार्ट नहीं है, ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो एमएस वर्ड 2013 में ड्रॉप डाउन मेन्यू की कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं जिससे आप ये काम कर सको। अगला प्रश्न है आपका, टॉप पर स्थित छोटे टूलबार का नाम क्या होता है जो सेव डिस्क ऑप्शन दिखता है? माई डॉक्यूमेंट्स, क्विक एक्सेस और आपका हुआ टाइटल बार, नन ऑफ दीज। बताइए, टॉप पर स्थित मतलब ऊपर एमएस वर्ड में कौन सा ऐसा स्थान होता है, टूल बार का क्या नाम होता है जो सेव डिस्क ऑप्शन दिखाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका क्विक एक्सेस। क्या है? क्विक एक्सेस, क्विकली आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंसर्ट रिबन कमांड कौन सा नहीं है? सेव नहीं है, क्लिप आर्ट नहीं है, पेज नंबर नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। इंसर्ट रिबन कमांड कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका, देखिए, आप सेव इंसर्ट में जाके ले सकते हैं, क्लिप आर्ट भी इंसर्ट में जाके ले सकते हैं, लेकिन पेज नंबर लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। कहाँ पे जाना पड़ेगा? पेज लेआउट में। अगला प्रश्न है आपका, सेल में डेटा एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग नहीं किया जा सकता? सेल में यदि हमें डेटा एंटर करना है तो हम किस मेथड का उपयोग नहीं कर सकते? प्रेस द एरो की, प्रेस द टैब की, प्रेस द स्किप की, क्लिक ऑन फॉर्मूला बार। यदि हमें किसी भी सेल में कुछ भी लिखना है तो हम किसका उपयोग नहीं कर सकते? तो फॉर्मूला बार में लिख दोगे, एंटर कर दोगे, फिर भी लिख जाएगा। ठीक है, एरो बटन से भी आप नेविगेट करके लिख सकते हैं, टैब बटन से भी आप नेविगेट करके लिख सकते हैं, लेकिन प्रेस द एस्केप बटन दबाएंगे तो लिख तो नहीं सकते, लिखा हुआ होगा वहां से बैक तो आ जाओगे। ठीक है, कोई पैनल खुल जाएगा, वहां से बैक तो आ जाओगे। ये बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? डॉट एक्सेल एस एक्स, डॉट एक्सेल एस एक्स। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला एंटर करने की अनुमति देता है? कौन सा एरिया है जो वैल्यू भी उससे इंसर्ट कर सकते हैं और एरिया भी इंसर्ट कर सकते हैं? एरिया वैल्यू और फॉर्मूला एंटर करने की अनुमति देता है। होम टैब, टैब, फॉर्मूला बार और डिजाइन टैब। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मूला बार। तो जो भी फॉर्मूला हमें लिबर ऑफिस कैल्क में, लिबर ऑफिस और एमएस ऑफिस के एक्सेल में यूज करना है वो हम लिखेंगे फॉर्मूला बार में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 51, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? नंबर, करेक्टर, डेट एंड टाइम, नन ऑफ दीज। बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका करेक्टर। जो करेक्टर है वो इसमें वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 52, सेल रेफरेंस B2 से लेके B9 को एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में रिप्लेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सेल रेफरेंस B2 से लेके B9 तक, हमने B2 से सिलेक्ट किया B9 तक। ठीक है, एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में रिप्लेस करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, यदि हमको एब्सोल्यूट रो में उसको रिप्लेस करने का काम करेंगे तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका, एब्सोल्यूट करना है तो दोनों को लॉक कर दो F4 से। ये लॉक का बटन होता है, डॉलर जो चिन्ह आ रही है ये लॉक का बटन होता है, लॉक कर देते हैं F4 बटन से। अगला प्रश्न है आपका, आप डेली बेसिस पर शेयर मार्केट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, नन ऑफ दीज।
बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका लाइन चार्ट। क्या है राइट आंसर? लाइन चार्ट। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल वर्क नहीं है? फाइनेंशियल वर्क नहीं है या फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, बताइए। आईपीएमटी, सम, एनपीबी, पीएमटी। तो जो सम है ना वो आपका एडिशन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। बाकी ये तीनों क्या है आपके फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं। लेकिन जो सम है वो केवल जोड़ने का काम करता है, ये आपका फाइनेंशियल फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55, आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग कर सकते हैं सेल कंटेंट की कॉपी बनाने में, सेल कंटेंट मूव करने में, सेल कंटेंट जोड़ने में, बोथ ए एंड बी। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? हमने किसी सेल में कुछ भी लिखा, देन ड्रैग कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, क्लिक करके यहाँ पे नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? सेल की कॉपी बना सकते हैं, डेटा को मूव भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्कबुक के बॉटम में दिखाई देने वाले टैब को क्या कहा जाता है? लोकेशन टैब, सीट टैब, रेफरेंस टैब, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका सीट टैब। तो जो आपको सीटें आती है नीचे इस तरीके से, सीट 1, सीट 2, सीट 3, 32,000 तक इनको सीटों को ले सकते हो, वो होता है आपका सीट टैब। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 57, जब एक फॉर्मेटेड नंबर एक सेल के भीतर फिट नहीं होती है, मतलब जगह कम पड़ जाती है, तो क्या डिस्प्ले होता है? क्या डिस्प्ले होता है? हैज, डिव या डिव स्लैश जीरो या नन ऑफ दिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर। तो जब स्पेस कम होगा, जैसे हमने कोई भी डेटा लिखा और सेल में स्पेस कम है, तो हैज की प्रोसेस आ जाएगी, तो आपका राइट आंसर हुआ हैज। अगला प्रश्न है आपका, एक्सेल में सम फंक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है? इज इक्वल टू सम A1, B1 इज इक्वल टू सम A1 से लेके B9 तक रेंज है। बताइए इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका एल ऑफ द एबव। मतलब ये चारों तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन पूछा जाए सबसे बढ़िया तरीका, तो सबसे बढ़िया तरीका तो आपका सेकंड वाला है। ठीक है, चारों तरीकों से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 59, एक वर्कशीट में कई सेल का सिलेक्शन करने पर आप होल्ड करते समय सेल पर क्लिक करेंगे। एक वर्कशीट में कई सेल का सिलेक्शन, हमें बहुत सारी सेलों, एक पूरी वर्कशीट है उसमें बहुत सारी सेलों का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो किस की का आप इस्तेमाल करेंगे, किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? बताइए। अल्ट की, शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट की, कंट्रोल की। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका कंट्रोल की। तो हम यूज करेंगे कंट्रोल बटन। ठीक है, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपके प्रॉपर पार्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एक नई स्लाइड लेने के लिए हम निम्न में से किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो उसका राइट आंसर आपका कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम की सहायता से हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 61, डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? उसका राइट आंसर आपका डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटीएक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हैंडआउट मास्टर में फुटर एरिया दिखाई देता है पेज के सबसे ऊपर, पेज के सबसे नीचे, पेज के बीच में, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका पेज के सबसे नीचे। तो हैंडआउट मास्टर में फुटर एरिया कहाँ दिखता है? पेज के सबसे नीचे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, आप खाली जगह द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं। आप खाली जगह के द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन, रिबन पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करके, प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक करके, प्रेजेंट स्लाइड पर एक आइकॉन पर क्लिक करके, बोथ ए एंड बी। तो आप किसका उपयोग करके स्लाइड शो के दौरान एक शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक करके आप शॉर्टकट मेन्यूज को दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन आपको एक प्रेजेंटेशन में से एक से अधिक स्लाइड का सिलेक्शन करने की परमिशन देता है? निम्नलिखित में से कौन आपको एक प्रेजेंटेशन में से एक से अधिक स्लाइड का सिलेक्शन करने की अनुमति देता है? अल्ट की के साथ में प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, प्रत्येक स्लाइड को शिफ्ट की के साथ ड्रैग करें, प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ में क्लिक करें, प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर। तो ऐसा कौन सा बटन है
जिसको आप एक से ज्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका क्लिक करना पड़ेगा, तो वो है आपका शिफ्ट के साथ क्लिक करें, प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ क्लिक करें तो आपके क्या सिलेक्ट हो जाएंगे, प्रॉपर पार्टिकुलर स्लाइड्स हैं जिन्हें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 65, अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर को ऐड करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं हेडर या फुटर, पेज नंबर्स, कमेंट्स, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका हेडर एंड फुटर। अपने हैंडआउट में यदि आप हेडर फुटर ऐड कराना चाहते हैं तो आपको हेडर एंड फुटर विकल्प का ऐड करना पड़ेगा, उस विकल्प का आपको यूज करना पड़ेगा। एनआईसी क्या है, एनआईसी की फुल फॉर्म पूछी गई है। एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी कार्ड होता है, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 67 जो कि इंटरनेट चैप्टर से आ रहे हैं। इंटरनेट के उपयोग क्या है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनेट हर फील्ड में यूज हो रहा है, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, नेटस्केप, नेविगेटर, एज, ड्रूपल, ओपेरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका ड्रूपल, जो ड्रूपल है वो आपका एक ब्राउजर नहीं है। बाकी आपका ओपेरा हुआ एक वेब ब्राउजर है, एज हुआ वेब ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर हुआ वेब ब्राउजर, लेकिन ड्रूपल आपका वेब ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका EMEI क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, बताइए। मोबाइल इक्विपमेंट इंटरनेशनल आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल लॉ इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिटी, नन ऑफ दिस। बताइए EMEI की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका EMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी EMI, ठीक है, EMEI। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 70, ब्राउजिंग वेब के लिए केबल का उपयोग करने के लिए आपको खाली जगह की आवश्यकता होगी, मतलब ब्राउजिंग वेब को ब्राउज करने के लिए आपको किस केबल की आवश्यकता हुई, एक केबल मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी। तो एक केबल मॉडेम इसकी आपको आवश्यकता हो सकती है और आपका एनआईसी कार्ड की भी आवश्यकता हो सकती है, देन आप ये काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मिनिमम बैंडविड्थ की आवश्यकता है, मिनिमम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मिनिमम कितने बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps। kbps स्टैंड फॉर किलोबाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड। बताइए ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मिनिमम कितने बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 256 kbps, 256 किलोबाइट पर सेकंड होनी चाहिए मिनिमम। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 72, वेब पेज को स्पेसिफिक रूप में जाना जाता है, वेब पेज को स्पेसिफिक रूप में जाना जाता है, आईपी एड्रेस, डोमेन, यूआरएल, नेम ऑफ फाइल। वेब पेज को स्पेसिफिक रूप से जाना जाता है, जो आपका वेब पेज होता है, मतलब बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर क्या बनती है, वेबसाइट, उसको विशेष तौर पर किस रूप से जाना जाता है, नेम ऑफ फाइल, यूआरएल, डोमेन या आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपका जो यूआरएल है, आप वेब पेज का किसी का यूआरएल मेन्यू आप पेज में टाइप करेंगे या लिखेंगे या पेस्ट करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तुरंत उस वेब पेज पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका ये दूसरा तरीका भी आपका यूआरएल हो सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग सॉल्यूशन किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है। सबसे पहला ऑप्शन वैन, मैन, लैन, ऑल ऑफ द एबव। सबसे पहली फुल फॉर्म है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग सॉल्यूशन किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका लैन। जो आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वो किसी भी नेटवर्किंग सॉल्यूशन या किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए सबसे बेस्ट होता है लैन। किसी भी बिल्डिंग तक सीमित होता है आपका लैन, एक शहरी तक सीमित होता है आपका वैन, और एक देश से दूसरे देश तक या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक तो आता है आपका वैन, ठीक है। तो पैन की फुल फॉर्म पूछी जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन की पूछी जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क,
और मैन की पूछी जाए आपसे फुल फॉर्म तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन पूछा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप ये आप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 74। इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल पहचानता है आईपी एड्रेस, होम एड्रेस, डॉक एड्रेस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो आईपी होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल क्या पहचानता है? तो वो आपका आईपी एड्रेस पहचानता है। क्या पहचानता है? आईपी एड्रेस, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल, कौन सा चिन्ह जो है वो ईमेल एड्रेस के दो भागों को अलग करता है? इस क्वेश्चन पे हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। जो आपका @ सिंबल है वो क्या करता है? यूजर नेम और डोमेन नेम को बिल्कुल अलग करने का काम करता है। पूछा जाए ईमेल में कितने भाग होते हैं, तो पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। अलग कौन करता है? @ बटन। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76। अपने इनबॉक्स से कोई मैसेज डिलीट करने से पहले आपको क्या करने की आवश्यकता होती है? अपने इनबॉक्स से यदि कोई आप मैसेज डिलीट करना चाहते हैं तो आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? डिलीट द मैसेज, मैसेज डिलीट करने की, सिलेक्ट द मैसेज, मैसेज को डिसलेक्ट करें, या नन ऑफ दिस करें? क्या करें? क्वेश्चन नंबर 76 बहुत आसान प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर आपका सिलेक्ट द मैसेज। तो पहले मैसेज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे, वो पहुंच जाएगा ट्रेस नामक फोल्डर में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 77। जब यूजर्स को ईमेल डाउनलोड करना होता है तो मेल एक्सेस क्लाइंट से खाली मेल एक्सेस क्लाइंट खाली जगह से शुरू होता है? मेल बॉक्स से, डॉक सर्वर से, मेल होस्ट से, और आपका इंटरनेट से? बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर। इसका मैं आपको समझा देता हूं। जब यूजर को ईमेल डाउनलोड करना हो, जब यूजर को ईमेल डाउनलोड करना हो तो मेल एक्सेस क्लाइंट, तो मेल जो एक्सेस होता है वो मेल एक्सेस क्लाइंट खाली जगह से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप प्रॉपर आपका मैसेज मेल आ जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो जब आपका मेल बॉक्स एरिया होता है वो ये काम करने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 78। डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप हुआ था? बताइए कौन सा ऐसा था, कौन सी ऐसी चीज थी जो डेवलप हुई थी? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनलिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन एक सोशल मीडिया साइट नहीं है? अब ये सोशल मीडिया साइट क्या होती है? ऐसी सोशल मीडिया साइट जिस पर हम जो म्यूजिकर हो गए, आपके म्यूजिक सिंगर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, कलाकार हो गए, इनसे हम जुड़ सकते हैं, वही क्या होती है? सोशल मीडिया साइट्स। जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, आपका लिंक्डइन भी क्या है? एक सोशल मीडिया साइट है। ठीक है, इनमें से पूछा गया कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर। तो देखिए, हम फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन एपिक से हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 80। उमंग ऐप पर कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है? ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो उमंग ऐप पर अवेलेबल है? उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। पूछा जाए उमंग में एन का मतलब बताइए, तो एन का मतलब होता है न्यू एज। क्या मतलब होता है? न्यू एज। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उमंग ऐप पर ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो अवेलेबल है? तो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर जो है वो है आपका बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। इसमें ईपीएफओ की भी सुविधा होती है और पेंशन पोर्टल की भी सुविधा होती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 81। ट्विटर इज अ एग्जांपल और ऑफ क्या? मतलब ट्विटर किसका एक एग्जांपल है? वेब यूआरएल का, ईमेल सर्विस का, सोशल नेटवर्किंग का, या सिस्टम एप्लीकेशंस का? बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका सोशल नेटवर्किंग या सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन है? ट्विटर। और ट्विटर पर जो हम मैसेज भेजते हैं उसको बोलते हैं ट्वीट करना। क्या बोलते थे? ट्वीट करना। जो ट्रेंडिंग चल रही होती है वो हैशटैग के साथ दर्शाते हैं, हैशटैग, हैशटैग। ठीक है, अगला प्रश्न 82। जब स्लाइड से टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया जाता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है लेकिन स्लाइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट डिलीट नहीं होता है। टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है और टेक्स्ट स्लाइड पर पेस्ट हो जाता है। टेक्स्ट डिलीट हो जाता है और टेक्स्ट बॉक्स पर पेस्ट हो जाता है। बताइए, जब स्लाइड पर, जैसे हम किसी भी स्लाइड पर खड़े हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को यदि हम डिलीट कर दें तो क्या प्रोसेस होती है? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाते। जब हमने कोई चीज डिलीट ही कर दी तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका साइज ऑफ
IPv4 इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4 का साइज कितना होता है, कितने बिट का होता है? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका 32 बिट। तो 32 बिट का क्या होता है आपका IPv4 एड्रेस। अगला प्रश्न है आपका, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? बुकमार्क, इंडेक्स पेज, होम पेज, मेन पेज। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका होम पेज। तो वेबसाइट के पहले पेज को क्या बोल देते हैं या मेन पेज को क्या बोल देते हैं? होम पेज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइल को इंडिकेट करता है? तो इसका राइट आंसर आपका .bmp। डॉट पीपीटी किसका होता है? पावर पॉइंट का। .slxs एक्सेल का। .doc MS वर्ड का। लेकिन बीएमपी किसका होता है? MS पेंट का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? विंडोज, गूगल, बिंग, याहू। तो आपको जो विंडोज है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि एक सर्च इंजन। ठीक। अगला प्रश्न, ओटीपी स्टैंड फॉर, ओटीपी की फुल फॉर्म। तो ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड जो एक ट्रांजैक्शन के लिए ही वैलिड होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास डिजिटल रूप से मनी ट्रांसफर करने की मिनिमम कोई सीमा नहीं? मिनिमम कोई सीमा नहीं। ठीक है। आरटीजीएस, चेक, एनईएफटी, आईएमपीएस। निम्नलिखित में से किसके पास डिजिटल रूप से मनी ट्रांसफर करने की मिनिमम कोई सीमा नहीं है? मिनिमम आप कितना भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 89, सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर। सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है ईमेल में? तो कार्बन कूपन, कंसीडर कॉपी, कार्बन कॉपी, कार्बन कैच। तो सीसी होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90। अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, अच्छा बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 फाइनली हमने कंप्लीट किए हुए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, कौन सा ऑप्शन हमें एक लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करने की हेल्प करता है? टेम्पलेट, मल्टीपल लेटर्स, मैक्रोस, मेल मर्ज। तो जो आपका मेल मर्ज है ना, उसकी सहायता से आप एक से ज्यादा लोगों को मेल भेज सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 91, ऑफिस का यूज करते समय हेल्प लेने के लिए आप क्लिक करेंगे। ऑफिस का यूज करते समय आप हेल्प लेने के लिए किस पर क्लिक करेंगे? बताइए कौन सी ऐसी की है जो हेल्प की शॉर्टकट बेसिकली पूछा गया होती है? F4 बटन, F1 बटन, F3 बटन या F2 बटन? तो F1 जो की है वो हेल्प की आपकी शॉर्टकट होती है, मोस्टली बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 92, सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस क्वेश्चन को हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका राइट आंसर है आपका डॉलर सिंबल। क्या है? डॉलर सिंबल। ठीक है। अगला प्रश्न, साइज ऑफ IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 का साइज कितने बिट का होता है? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका, बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर। पानी पी लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 93। IPv6 कितने बिट का होता है? ऑप्शन नंबर 1 128 बिट, 162 बिट, 48 बिट, 32 बिट। IPv4 की फुल फॉर्म होती है, आईपी आपके दो प्रकार के होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो पूछा गया है IPv6 का साइज कितना होता है, बताइए। तो IPv6 का जो आपका साइज है वो 128 बिट का होता है। कितना? 128 बिट का। अगला प्रश्न, टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज का आदान प्रदान करता है। टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर जो है
स्टोरेज मैसेज का आदान प्रदान करता है किसकी सहायता से? ई वेब के, ईमेल, ई नेट, ई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका ईमेल। तो ईमेल की सहायता से क्या करता है, जो भी मैसेज है उनको टेली कम्युनिकेट करने की सहायता करता है या प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 95 यूएसएसडी स्टैंड फॉर। बेसिकली पूछा गया है यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है। यूएसएसडी पहले चलता था लेकिन आज तो फोन पे वगैरह इतना डिजिटल सारी चीजें हो गई हैं, एक क्लिक में हम अपने बैंक में डला हुआ पैसा पता कर सकते हैं कितना पैसा डला हुआ है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले यूएसएसडी कोड चलता था जिसको हमें अपने छोटे कीपैड वाले मोबाइल में टाइप करना पड़ता था और वहां से हम पता कर सकते थे, बैंक बैलेंस इंक्वायरी कर सकते थे। ठीक है, तो वही पूछा गया यूएसएसडी स्टैंड फॉर, यूएसएसडी की फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है, किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक स्लाइड गई तो दूसरी स्लाइड आ गई, तो दूसरी स्लाइड जब इंट्रोड्यूस करी जाएगी, पहली स्लाइड ये, दूसरी स्लाइड ये, जब दूसरी स्लाइड इंट्रोड्यूस होने आएगी तो उसको क्या बोल देंगे? तो उसको बोल देंगे हमें ट्रांजिशंस। क्या बोल देंगे? ट्रांजिशंस। लेकिन एक ही स्लाइड में हमने यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट कंप्यूटर गिरोह, यहाँ हमने लोगो लगा हुआ है, ये कैसा दिखना चाहिए? ये लोगो किस तरीके से एक ही स्लाइड में, ये स्लाइड नंबर 1 है, इसमें यही लोगो किस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं एनिमेशन लगाना। लेकिन इस स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड एंटर होगी उसको बोलेंगे ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 97 पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इज, पासपोर्ट सेवा के लिए कौन सी वेबसाइट है इनमें से, चारों में से बताइए? तो इसका राइट आंसर है आपका www.passportindia.government.in। अगला प्रश्न, स्प्रेडशीट से हम क्या नहीं कर सकते? क्रिएट अ चार्ट नहीं बना सकते, ग्राफ नहीं बना सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्रिएट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को क्रिएट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये तीनों चीजें होती हैं और ग्राफिक्स हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 99 आप वर्ड डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होने वाले वर्ड्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, उस किस ऑप्शन में आप उसको ऐड कर सकते हो? लाइव डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी, माई डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका कस्टम डिक्शनरी। कस्टम डिक्शनरी में आप उसको ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है आपको देखने को, ऐड टू डिक्शनरी, ऐड टू डिक्शनरी, वो भी काम आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? जो आपका 1 KB होता है, 1 KB किसके बराबर होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर। तो जो आपका 1 KB है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 101 यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई की फुल फॉर्म। तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 102 पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? फ्लिप, रिवर्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो जो खड़ी कॉपी होती है ये होती है आपकी पोर्ट्रेट और लेटी कॉपी जो होती है वो होती है आपकी लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ये, लैंडस्केप ये, खड़ी कॉपी पोर्ट्रेट, लेटी कॉपी लैंडस्केप। ठीक है, तो पोर्ट्रेट जो है उसका पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बताइए? क्वेश्चन नंबर 102। तो इसका राइट आंसर है वर्टिकल। वर्टिकल माने खड़ी हुई कॉपी क्या होती है? पोर्ट्रेट। और हॉरिजॉन्टल कॉपी पूछा जाता तो लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 103 यूपीआई इज अ पेमेंट सर्विस ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ नन ऑफ दिस। जो यूपीआई है वो कैसा पेमेंट सर्विस है, कैसा है? ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, या दोनों है, या नन ऑफ दिस है? क्वेश्चन नंबर 103। इसका राइट आंसर है आपका ऑनलाइन। तो जो आपका यूपीआई है वो ऑनलाइन पेमेंट सर्विस होती है जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पैसा भेज सकते हैं, देन आप रिसीव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 यूपीआई किसके द्वारा शुरू किया गया? उर्जित पटेल, आर गांधी, रघुराम राजन, नरेंद्र मोदी बताइए? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका रघुराम जी राजन। तो जो रघुराम जी राजन उस समय के हमारे गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया था? इसकी शुरुआत करी थी। यूपीआई बनाया किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 उमंग इज अ इंटीग्रेटेड विद, उमंग इज अ इंटीग्रेटेड विद, उमंग किसके साथ इंटीग्रेटेड रहता है? डिजी लॉकर के साथ, आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड और डिजी लॉकर दोनों के साथ, नन ऑफ दिस बताइए? 105। इसका राइट आंसर आपका आधार कार्ड और डिजी लॉकर के साथ, दोनों के साथ इंटीग्रेटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 106 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी सिस्टम जो है उसके बारे में कौन सी
कथन जो है वो गलत है। कौन सा कथन है वो गलत है। एनईएफटी के माध्यम से लेन देन की कोई सीमा नहीं होती है। एनईएफटी पर आवर के बेस पर संचालित होता है। एनईएफटी एक पेमेंट सर्विस है या पेमेंट सिस्टम है जो एक से एक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रोवाइड करती है। ऑल ऑफ दिस या सब सही है, बताइए। तो एनईएफटी के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या इसमें कोई लिमिट नहीं होती है? तो बस यही गलत है क्योंकि इसमें लिमिट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107। आमतौर पर ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? मैसेज बॉक्स, एड्रेस बॉक्स, आउटबॉक्स, इनबॉक्स। आमतौर पर ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका इनबॉक्स। क्या है? इनबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 108। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस बैंकिंग लेन देन की अनुमति देता है? बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, ऑल ऑफ दिस। तो जो आप बायोमेट्रिक से पैसा निकालने जाते हैं वही होता है आपका एईपीएस। तो ये किस किस की अनुमति देता है? ये सारी अनुमति आपको दे देता है। आप पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी करा सकते हैं, ये सारे काम हो जाते हैं और आपको बैंक में लंबे समय तक लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है? सर्च फाइल, चेक ईमेल्स, सर्च वेब पेज, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका चेक ईमेल। तो ईमेल को चेक करने के लिए आप जीमेल पे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, बिटकॉइन किसने बनाया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बिटकॉइन जो बनाया है वो बनाया है आपके सातोशी नाकामोटो, सातोशी नाकामोटो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111। खाली जगह ईमेल यूटिलिटी का एक एग्जांपल है? खाली जगह जो है वो ईमेल का एक एग्जांपल है, ईमेल सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। एक्सेल, फोटोशॉप, आउटलुक, एमएस वर्ड। तो जो आपका आउटलुक है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ आता है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, यही आपका इसका एक एग्जांपल होता है। क्वेश्चन नंबर 112। कौन सा आईओटी का एलिमेंट नहीं है? आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनके जनक का नाम पूछा जाए तो बताना आप, केविन एस्टन। केविन, आईओटी के जनक कौन है? केविन एस्टन। ठीक है, कौन सा आईओटी का एलिमेंट नहीं है? सिक्योरिटी, प्रोसेस, पीपल, थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 112। अच्छा, आईओटी क्या होता है? आईओटी सारे डिवाइसेस होते हैं जो जो हम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सारे क्या हैं आपके आईओटी डिवाइसेस हैं। सेंसर्स भी आपके इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा आईओटी का एलिमेंट नहीं है, कौन सा आईओटी का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका पीपल। जो लोग हैं ये इनका घटक नहीं है, बाकी ये तीनों चीजें इससे मिलती जुलती हैं, इसमें प्रभावित करती हैं आईओटी को। ठीक है, ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं किसके लिए? आईओटी के लिए, सिक्योरिटी, पीपल, प्रोसेस और थिंग्स। लेकिन लोग आईओटी थोड़ी ना है, लोग तो लोग हैं। अगला प्रश्न, मेमोरी में बिट्स का ग्रुप जो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम किस रूप में जानते हैं? पीरोम, एसरेम, मेमोरी, वाइट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी या बाइट। बताइए। मेमोरी में बिट्स का समूह होता है जो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम किस रूप में जानते हैं? बहुत आसान प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 113। तो बिट्स के एक समूह को बोल देते हैं बाइट। क्या बोल देते हैं? बाइट। ठीक है, एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। कितने? 8 बिट। इसको आप याद कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, आईओटी से जुड़े सभी डिवाइसेस को ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करना है न कि ह्यूमंस के थ्रू, इसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, मशीन टू मशीन, इंटर क्लाउड, स्काईनेट। बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी से जुड़े डिवाइसेस को ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करना है न कि ह्यूमंस के थ्रू, इसे हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन है जो यूजर्स को सिंपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने और उसे एडिट करने की अनुमति देता है? ब्राउजर, ईमेल यूटिलिटी, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। बात हो रही है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। किसकी? डॉक्यूमेंट्स की। तो आपका राइट आंसर हो गया वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड हो गया, लिब्रियोफिस राइटर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वही कहता है, एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है, एक्सचेंज करना, एक सेंट्रलाइज्ड लेजर है। बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है
सबसे बढ़िया जो राइट आंसर इसका, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स का हिसाब रखता है। मतलब हर व्यक्ति को इस तरीके से पता होता है कि कहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। ये ज़्यादा सिक्योर होता है और ट्रांजेक्शन की तुलना में। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 117। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन केवल रीड करने के लिए मेमोरी किसके द्वारा स्टोर की जाती है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन केवल रीड करने के लिए मेमोरी किसके द्वारा स्टोर करी जाती है? इंजीनियर द्वारा, मैन्युफैक्चरर द्वारा, प्रोग्रामर द्वारा, यूजर्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117, इसका राइट आंसर आपका मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा। वो क्या करती है? किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए मेमोरी ऐड करने की कोशिश करती है, ऐड उसको करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, किसी फाइल में मौजूद कुल लाइन, किसी फाइल में टोटल लाइनें हैं, टोटल वर्ड्स हैं, टोटल कैरेक्टर्स हैं, उनको काउंट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? काउंट डब्ल्यू, डब्ल्यू काउंट, वर्ड काउंट, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका वर्ड काउंट। क्या है? वर्ड काउंट। अगला प्रश्न है आपका, माउस के थ्रू कंप्यूटर में इंटर किया गया डेटा किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट इनपुट, इनडायरेक्ट इनपुट, कमांड, इंस्ट्रक्शन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका इनडायरेक्ट इनपुट, इनडायरेक्ट इनपुट। क्वेश्चन नंबर 120, मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट, एमएपी, एमएपी फुल फॉर्म क्या होती है? मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट, आमतौर पर किस प्रोटोकॉल के टॉप पर रन होता है? किस प्रोटोकॉल के टॉप पर रन होता है? बताइए। जो एमएपी है वो आमतौर पर किस प्रोटोकॉल के टॉप पर रन होता है? क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका SS7, तो सिग्नलिंग सिस्टम 7। क्वेश्चन नंबर 121, लाइनक्स में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डीएम कमांड, आरएम कमांड, डिलीट कमांड, इरेज कमांड। बताइए। कमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है CCC में और ओ लेवल के M1 R5 एग्जाम में, जिसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका आरएम कमांड। तो किसी फाइल को हमें डिलीट करना है तो हमें कमांड लगानी पड़ेगी आरएम कमांड। अगला, फुल फॉर्म पूछी गई है OSI की फुल फॉर्म, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन डायरेक्शंस एक वैलिड ट्रांसमिशन नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है वो एक वैलिड ट्रांसमिशन नहीं है? तो देखिए, तीन प्रकार के आपके ट्रांसमिशन होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में एक तरफ से आवाज भेज दोगे, दूसरा सुन लेगा बस। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? एक बार व्यक्ति ने बोल दिया, बीच में रुकना पड़ेगा, देन अगली व्यक्ति तब उसको अपनी की बात रखेगा। जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी क्या होता है? एक व्यक्ति बोलता है ओवर, क्या बोलता है? ओवर, तब दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखता है। ठीक है। अगला, सिंप्लेक्स में क्या होता है? आपका फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? रियल टाइम में, जैसे ए व्यक्ति है, ये भी लड़ रहा है, आपसे लड़ रहा है, और बी व्यक्ति ये भी आपको रियल टाइम में लड़ रहा है, तो इस व्यक्ति को आवाज इसको सुनाई दे रही है, इस व्यक्ति की आवाज इसको सुनाई दे रही है। ये हो गया फुल डुप्लेक्स। क्या हुआ? फुल डुप्लेक्स। तो इनमें से कौन सा एक वैलिड ट्रांसमिशन नहीं है? तो डबल डुप्लेक्स नहीं होता है, डबल डुप्लेक्स नहीं होता, ये तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, स्प्रेडशीट में लेटर्स का यूज खाली जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है? ब्लॉक को, कॉलम को, रो को, सेल्स को। जो लेटर होते हैं आपके ABCD, इनको A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, क्यों करते हैं इनका यूज? तो कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल स्प्रेडशीट में किया जाता है। लेकिन 1 2 3 पूछा जाता तो ये रोज रिप्रेजेंट करता है। कौन? रोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? बताइए। 6 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर, 9 लेयर। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका 7 लेयर्स। तो OSI मॉडल में आपके कितने लेयर्स होते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 126, POP की फुल फॉर्म, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से कौन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक स्टैंडर्ड इंटरफेस है? सेंट्रोनिक्स 2, RS-232C, ASCII। बताइए, इनमें से कौन सा सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक इंटरफेस है? क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर। जो प्रश्न आपको इसमें ना आए वो उसमें आप नोटबुक पे लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। परीक्षा का जब समय आए तब आप उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है। अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आप हमारी टॉप 160 फुल फॉर्म्स को देख सकते हैं। वहां से आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमने फुल फॉर्म कराई हुई हैं जो कि O लेवल में बार बार पूछी जाती हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो पूछा गया था
इनमें से कौन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक मतलब स्टैंडर्ड इंटरफेस है? क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका RS232C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पीओपी का पोर्ट नंबर क्या है? 43, 25, 35, 110। जो आपका पीओपी है, जो आपका पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये कितने पोर्ट का इस्तेमाल करता है? तो ये आपका पोर्ट नंबर 110 का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 129 डायरेक्टरी को हटाने के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा देखा गया है, पूछा गया है। डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? rdir रिमूव, rd कमांड, rmdir कमांड। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका rmdir कमांड, rmdir कमांड। क्वेश्चन नंबर 130 इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम सबसे बेस्ट है? कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। बताइए। इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस टाइप का मीडियम सबसे बेस्ट होता है? 130 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 131 निम्नलिखित में से कौन सा एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? निम्न में से कौन सा एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, HDLC प्रोटोकॉल, HDLC प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। बताइए इनमें से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 132। इसका राइट आंसर आपका पीयर टू पीयर। ये आपकी ये कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, बस टोपोलॉजी होती है, रिंग होती है, मैश होती है। ठीक, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 133 करेंटली रनिंग प्रोसेसेस को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मैंने आपसे बोला था कमांड के क्वेश्चंस अच्छे खासे रखे जाते हैं। DU कमांड, PIP कमांड, PS कमांड, AU कमांड। तो करेंटली रनिंग प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 133 का जो आपका राइट आंसर है वो है PS कमांड। क्या? PS कमांड। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 134 उस डिवाइस की पहचान करें जो दो सजातीय पैकेट्स ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क को लिंक करता हो। जो दो पैकेट्स को क्या करता हो? लिंक करता हो, उसकी पहचान करें। वो क्या चीज होती है? गेटवे, ब्रिज, राउटर, हब। क्वेश्चन नंबर 134। तो इसका राइट आंसर है आपका ब्रिज। जो ब्रिज है वो क्या करता है? दो सजातीय ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क को लिंक करने का काम करता है। ब्रिज माने होता ही पुल है वैसे तो दो रास्तों को क्या करेगा? जोड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 135 वह कम्युनिकेशन मेथड जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। ये मैंने आपसे बोला था कि एक समय में एक ही तरफ से डेटा ट्रांसफर होगा, उसके बाद बोला जाएगा ओवर, उसके बाद अगला व्यक्ति अपनी बात रखेगा। तो वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं? वह कम्युनिकेशनल मेथड जिसमें एक समय पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 135। इसका राइट आंसर आपका हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 136 कंप्यूटर जो है वो डेटा को स्टोर करने और उसे कैलकुलेट करने के लिए खाली जगह नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन नंबर 136 इसका राइट आंसर है आपका बाइनरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 137 द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर ऑफ, मतलब जो आपका बाइनरी सिस्टम है वो किसकी पावर यूज करता है? 16, 8, 10, 2। बेसिकली पूछा गया इसमें जो बाइनरी का जो आधार होता है वो क्या होता है? 137 का राइट आंसर। इसका जो आधार होता है वो 2 अंकों का होता है, 0,1, 0,1। 0 का मतलब पावर ऑफ, 1 का मतलब पावर ऑन। ठीक है, दो ही अंक होते हैं आपके 0,1। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है? नोड, सर्वर, ब्लूटूथ, नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका जो सर्वर है ना वो क्या करता है? एलोकेशन भी करता है और मैनेज करने का भी काम करता है। किसको? रिसोर्सेज को। अगला प्रश्न आईपी एड्रेस कितने वर्जन अवेलेबल हैं? जो आईपी एड्रेस है उसके कितने वर्जन अवेलेबल हैं? बताइए। 4 वर्जन, 1 वर्जन, 6 वर्जन, 2 वर्जन। क्वेश्चन नंबर 139 इसका राइट आंसर है
दो वर्जन, IPv4 और IPv6, IPv4 और IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अगला प्रश्न, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 140, यूजर्स को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में हेल्प करने के लिए मुख्य रूप से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका एंटीवायरस। क्या है? एंटीवायरस। जो मालवेयर होते हैं वो होते हैं हमारे सिस्टम को गंदा करने का काम करते हैं, जैसे वायरस हुआ, ट्रोजन हॉर्स हुआ, कीलॉगर्स हुआ, ये सब क्या है? मालवेयर। मालवेयर की फुल फॉर्म होती है मिलीशियस सॉफ्टवेयर। क्या होती है? मिलीशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को गंदा करने का काम करते हैं वो होते हैं आपके मालवेयर, और वो उनसे लड़ता है, वो कौन होता है? एंटीवायरस। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल में प्रेजेंट नहीं है लेकिन ओएसआई मॉडल में शामिल होती है? बताइए ऐसी कौन सी लेयर है जो टीसीपी आईपी में तो नहीं होती है लेकिन ओएसआई मॉडल में होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका सेशन लेयर। तो जो सेशन लेयर होती है वो आपकी ओएसआई मॉडल में होती है लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 142, इंटरनेट पर हाइपर लिंक्ड किए गए डॉक्यूमेंट का एक कलेक्शन होता है, बताइए। मेलिंग लिस्ट, ईमेल सिस्टम, www, नन ऑफ दिस। तो एक दूसरे डॉक्यूमेंट में लिंक जुड़ती हैं, जो इंटरनेट पर जुड़ती हैं, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में पहुंचे, दूसरे से तीसरे में पहुंचे, उसको क्या बोल देते हैं हम? उसको हम बोल देते हैं www। क्या बोल देते हैं? www, वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे पूछा जाए W3 की फुल फॉर्म तो जवाब देंगे वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे पूछा जाए www की फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्म बॉर्म। आपसे पूछा जाए WWWC की फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या क्या होता है? कंसोर्टियम। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 144, डोमेन नेम सिस्टम DNS किसी डोमेन नेम के लिए, किसी डोमेन नेम को किसके लिए ट्रांसलेट करता है? जो आपका डीएनएस होता है वो किसी डोमेन नेम को किसकी हेल्प के लिए ट्रांसलेट करने का काम करता है? यूआरएल, बाइनरी, आईपी, हेक्सा। बताइए क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आईपी। क्या है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प के लिए क्या करता है? उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 145, इंटरनेट पर किसी रिसोर्स की लोकेशन किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकेशन देने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? यूआरएल, प्रोटोकॉल, आईपी, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका यूआरएल। जैसे आप ऊपर देख पाएंगे इस तरीके से फाइल सी, यूजर्स, एचपी, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, ये सारा एमसीक्यू के पीडीएफ है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी लोकेशन है। तो यही क्या है? यही तो लोकेशन है रिसोर्स की। तो इसको क्या बोल देंगे? यूआरएल। क्या बोल देंगे? यूआरएल। अगला प्रश्न, HTTP की फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज द राइट। आपसे पूछा जाए HTTP की फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपसे पूछा जाए HTTPS की फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब होता है सिक्योर, ज्यादा सुरक्षित। कैसा? ज्यादा सुरक्षित, सिक्योर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 147, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट्स। मतलब कंप्यूटर के जो थ्रेट्स होते हैं उनकी क्या करें? पहचान करें। सॉलिसिटिंग, डॉस अटैक, फिशिंग, नन ऑफ दिस। बताइए कंप्यूटर थ्रेड की क्या करें? पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका डॉस अटैक। जो आपका जो डॉस अटैक है वो कंप्यूटर थ्रेड होता है, एक प्रकार का। क्या होता है? कंप्यूटर थ्रेड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? मैंने आपसे बोला था जो रेम होती है वो वोलेटाइल होती है और जो नॉन वोलेटाइल होती है वो आपकी रोम होती है। रोम जो चीजों को भूलती नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये भूलती नहीं है मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 149, खाली जगह कंप्यूटर के रूप में एक प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों किया जाता है? खाली जगह कंप्यूटर के रूप में एक प्रॉक्सी सर्वर का यूज क्यों किया जाता है? एक्सेसिव यूजिंग परमिशन, परफॉर्मिंग फाइल हैंडलिंग, एक्टिंग एज अ बैकअप विद एक्सटर्नल एक्सेस। बताइए कोई प्रॉक्सी सर्वर का यूज क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर 149, इसका राइट आंसर है विद एक्सटर्नल एक्सेस, विद एक्सटर्नल एक्सेस। अगला प्रश्न, खाली जगह लैन यूजर्स को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा शेयर करने की परमिशन देता है। ऐसा कौन है जो यूजर्स को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा शेयर करने की परमिशन देने का काम करता है? फाइल सर्वर, डेटा सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर 150, इसका राइट आंसर आपका फाइल सर्वर। जो आपका फाइल सर्वर है वो क्या करता है? यूजर्स को कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा शेयर करने की अनुमति देता है।
क्वेश्चन नंबर 151, कौन सी ट्रांसमिशन टेक्निक गारंटी देता है कि डेटा पैकेट्स रिसीवर को उसी ऑर्डर में रिसीव्ड होंगे जिस ऑर्डर में सेंडर द्वारा भेजे गए थे? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताइए। क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका सर्किट स्विचिंग। क्या? सर्किट स्विचिंग। और इंटरनेट पर जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है वो आपका पैकेटों के रूप में ट्रांसफर होता है, ये बात ध्यान रखना। किसके रूप में? पैकेटों के रूप में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से किसे साइबर सिक्योरिटी का एक एलिमेंट माना जाता है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑल ऑफ एबव। तो ऐसा कौन है जिसे साइबर सिक्योरिटी का एक एलिमेंट माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका एल ऑफ द एबव। तो ये सारे जो है वो साइबर सिक्योरिटी के क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 153, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, इसे केवल एक बार लिखा जा सकता है? बताइए। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल होती है? आप बोलेंगे नॉन वोलेटाइल तो आपकी रोम होती है, तो रोम के अब तीनों प्रकार आ गए, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अब बताइए इन तीनों में से कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर, तो जो आप क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर है वो है आपका पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रेम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 154, जब मेल सर्वर अदर मेल सर्वर को मेल भेजता है तो यह खाली जगह हो जाता है? एसएमटीपी सर्वर, एसएमटीपी क्लाइंट, पीयर टू पीयर, नन ऑफ दिस। जब कोई मेल सर्वर है वो एक दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है तो किसकी कैटेगरी में ये आ जाता है? किसकी कैटेगरी में आ जाता है? ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका एसएमटीपी क्लाइंट। एसएमटीपी क्लाइंट की कैटेगरी में आने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 155 है आपका, प्रॉक्सी सर्वर को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रॉक्सी सर्वर का दूसरा नाम बताइए। एप्लीकेशन प्रॉक्सी, प्रॉक्सी टूल्स, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, और होता है आपका नन ऑफ दिस। बताइए। क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवे। तो इसका दूसरा नाम, प्रॉक्सी सर्वर का दूसरा नाम क्या होता है? एप्लीकेशन लेवल गेटवे। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 156, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के दो नोट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? प्री शेयर्ड एंड ट्रांसपोर्ट नोट, सर्टिफिकेट एंड टनल नोट, ट्रांसपोर्ट एंड टनल नोट, ट्रांसपोर्ट एंड सर्टिफिकेट नोट। बताइए। आईपी सिक्योरिटी के दो मोड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 156 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ट्रांसपोर्ट एंड टनल। टीटी मोड बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड टनल मोड। ठीक है। अगला प्रश्न, उस मॉलवेयर की पहचान करें जो किसी इन्फेक्शन के थ्रू प्रतिकृति रिप्लिकेट या क्लोन नहीं करता है। मतलब क्लोन अपनी कॉपियां जो होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करता है, उनको रिप्लिकेट नहीं करने का काम करता है। तो मालवेयर की पहचान करें, तो मालवेयर की फुल फॉर्म होती है मिलीशियस सॉफ्टवेयर। मिलीशियस ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को गंदा करने का काम करते हैं। तो उस मालवेयर की पहचान करें जो किसी इन्फेक्शन के थ्रू रिप्लिकेट या क्लोन नहीं करता है। क्लोन नहीं करता है। वायरस, वर्म, ट्रोजन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है ट्रोजन। ट्रोजन क्या करता है? ये प्रतिकृतियां उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जो आपका वायरस होता है अपनी ही कॉपी बनाने में सक्षम होता है। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। सबसे पहले वायरस का नाम था क्रीपर। क्या नाम था? क्रीपर। कब बना था? सन 1971 में। और उसी के बाद बनाया गया था रीपर था आपका सबसे पहला एंटीवायरस। क्रीपर वायरस और रीपर एंटीवायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम 0 और 1 को बाइनरी डिजिट्स या क्या कहा जाता है? बिट्स, डेसिमल, वाइट्स, किलोबाइट्स, वाइट्स। बताइए। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका बिट्स। तो इनको हम बिट भी बोल देते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से किसका उपयोग 802.3 ईथरनेट के मीडियम के रूप में नहीं किया जा सकता? ए फायर ऑप्टिकल केबल, ए माइक्रोवेव लिंक, ए ट्विस्टेड पेयर केबल, अ थिन कोक्सियल केबल। बताइए। क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ए माइक्रोवेव लिंक। तो जो माइक्रोवेव लिंक होता है वो 802.3 इथरनेट केबल के मीडियम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 160, उस नेटवर्क की पहचान करें जो एक पब्लिक नेटवर्क पर एक प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है। लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
और होता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बताइए, तो उस नेटवर्क की पहचान करें जो पब्लिक नेटवर्क पर, जो किसी भी एक पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, मतलब प्राइवेट नेटवर्क को फैलाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 160, तो इसका राइट आंसर आपका बीपीएन, बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपसे पूछा जाए बीपीएन की फुल फॉर्म, तो आप क्या जवाब देंगे? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यही आपका बीपीएन होता है, जो किसी पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 161, इनक्रप्शन और डिक्रप्शन खाली जगह लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इनक्रप्ट करते हैं किसी भी डेटा को और डिक्रप्ट करते हैं किसी भी डेटा को, वो किस लेयर की जिम्मेदारी है, किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका एप्लीकेशन लेयर। तो इनक्रप्शन करना और डिक्रप्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? एप्लीकेशन लेयर की। क्वेश्चन नंबर 162, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी स्टैक की कौन सी लेयर ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर से मेल खाती है, मतलब सिमिलर उसी तरीके की है। जो टीसीपी स्टैक की ऐसी कौन सी लेयर है जो ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर से मेल खाती है? नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू हॉट। बताइए, होस्ट टू होस्ट। 162 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका होस्ट टू होस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट इज हब? हब क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर। तो हब क्या है? तो हब एक सर्वर के रूप में वर्क करता है जो अपने से जुड़े क्लाइंट्स को डेटा प्रोवाइड करने की सहायता प्रदान करता है। तो बताइए हब क्या है? क्वेश्चन नंबर 163 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका नेटवर्क डिवाइस। तो जो आपका हब है, हब हुआ, स्विच हुआ, रिपीटर हुआ, गेटवे हुआ, मॉडेम हुआ, राउटर हुआ, ये सब क्या है? आपके नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, डीबीएमएस के ऑपरेशन के लिए निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है? मतलब डीबीएस के कौन से ऑपरेशन के लिए निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है? प्लॉटर, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, प्रिंटर, हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले। बताइए, क्वेश्चन नंबर 164 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डायनामिक या एडेप्टिव राउटिंग का प्रयोग करता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, एसएनए। अगला ऑप्शन है आपका अर्पानेट, अगला ऑप्शन है आपका टाइमनेट, अगला ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क डायनामिक या एडेप्टिंग राउटिंग का प्रयोग करता है? इनमें से कौन है जो नेटवर्क डायनामिक या एडेप्टिव राउटिंग का प्रयोग करता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेट से होता है आपका नेटवर्क, नेट से होता है आपका नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट का पुराना नाम था आपका अर्पानेट, और इंटरनेट का पुराना नाम अर्पानेट, और अर्पानेट का आधुनिक नाम इंटरनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166, फ्री सेल्स, फ्री कॉल्स करने के लिए हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी फोन हैकिंग टेक्निक की पहचान करें। ऐसी सबसे पुरानी फोन की हैकिंग करने की ऐसी कौन सी टेक्निक है जो फ्री कॉल करते थे हैकर्स और चीजों को हैक करने का प्रयास करते थे या हैक करते थे? फिशिंग अटैक, क्रैकिंग अटैक, फ्रीकिंग अटैक, स्पैमिंग अटैक। क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर। तो उसको बोला जाता था फ्रीकिंग अटैक। क्या बोला जाता था? फ्रीकिंग अटैक। क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर, द टर्म IPv4 स्टैंड फॉर, IPv4 की फुल फॉर्म। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट डज अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन, रूल्स के सेट को क्या कहते हैं, मतलब नियमों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 169, किसी फाइल में टाइम टू टाइम रिकॉर्ड को ऐड करना, उसे चेंज करना और डिलीट करना क्या कहलाता है? रिन्यूइंग, रिस्ट्रक्चरिंग, अपग्रेडिंग, अपडेटिंग। बताइए उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका अपडेट करना। तो अपडेटिंग करना क्या हो गया? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 है आपका, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया? मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? गार्डन मूरी द्वारा, ब्लेस पास्कल द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, जॉन बॉन न्यूमैन द्वारा। बताइए, तो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जो तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था जॉन बॉन न्यूमैन द्वारा। ठीक है,
जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग क्लाउड में इंफॉर्मेशन की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है? वन ड्राइव, क्लाउड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 171 का राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है आपका क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग हम क्या करते हैं? क्लाउड में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सिक्योर करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 172। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इस डाउट को छोड़ सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको उसको डाउट को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप अब यहाँ तक आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा शेयर करता है? इंटीग्रेटेड सिस्टम, ग्रुपिंग, नेटवर्क, लाइब्रेरी। बताइए। तो जो आपका नेटवर्क है उसी का मतलब होता है एक से ज्यादा कंप्यूटर का ग्रुप। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को यदि हमें जोड़ना है तो उसके नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेटवर्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से पहचानिए जिसका उपयोग मुख्य रूप से वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किया जाता है? डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, मेल सर्वर, नन ऑफ दिस। तो निम्न में से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका उपयोग वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर, जिसका राइट आंसर आपका वेब सर्वर। क्या है? वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 174, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को नेम दिया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या नाम दिया गया है जो फुल टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो और वीडियो को हैंडल करने में कैसा है? कैपेबल है या सक्षम है? हाइपर टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स मीडिया, फुल मीडिया। तो फुल मीडिया जैसा तो कोई शब्द होता नहीं है तो हम इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो बताइए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऐसा क्या नाम दिया गया है जो पूरे टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो और वीडियो हैंडल करने में क्या है? सक्षम है, कैपेबल है। क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर, जिसका राइट आंसर आपका मल्टीमीडिया। तो इस सारे ग्रुप को क्या बोल देते हैं? मल्टीमीडिया। फुल टेक्स्ट हुआ, डेटा हुआ, इमेज डेटा हुआ, ऑडियो वीडियो, इस सबको क्या बोल देते हैं? मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 175, वह टाइम जिसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा वह टाइम जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को संसाधित मतलब प्रोसेस किया जाता है। जिस समय में कंप्यूटर किसी भी चीज को प्रोसेस करने का काम करता है उस काम को क्या बोलते थे? उस टाइम को क्या बोलते थे? सबसे पहला वेटिंग टाइम, दूसरा रियल टाइम, तीसरा डिले टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम। बताइए वह टाइम जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है, उसमें जो लगा समय होता है उस समय को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है आपका एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब उसे एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ टाइम क्या होता है? एग्जीक्यूशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 176, वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई सिक्योरिटी में किस प्रोटोकॉल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? WPA2, WPA, WPS, नन ऑफ दिस। बताइए वाईफाई सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसको ज्यादातर सिक्योर करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका WPA2 सिक्योरिटी। WPA2 सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 177, डिफॉल्ट रूप से लिबर ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितनी है? डिफॉल्ट रूप से लिबर ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितनी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका एक। कितनी है? एक। सिंगल मतलब एक। तो डिफॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग कितनी है? एक। अगला प्रश्न है आपका 178, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए कस्टमर को निम्नलिखित में से किसकी जरूरत पड़ती है? यदि हमें इंटरनेट बैंकिंग चलानी है तो कस्टमर को किसकी जरूरत पड़ेगी? कस्टमर आईडी और पासवर्ड की, कस्टमर नेम और पासवर्ड की, कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ की, कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर की। बताइए। क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका कस्टमर आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए, देन आपके डेटा को फैच किया जाएगा, देन आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 179, कुकीज विजिबिलिटी के स्कोप को कॉन्फ़िगर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पाथ का, डोमेन का, सर्वर का, बोथ ए एंड बी। बताइए कुकीज विजिबिलिटी के स्कोप को कॉन्फ़िगर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 179 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी। तो पाथ को भी कॉन्फ़िगर करता है और डोमेन को भी कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। कुकीज होती क्या है? जो भी हम बार बार सर्च करते हैं वो हमारे कुकीज डेटा में जाके सेव हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी अरेंजमेंट्स एक पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है? इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है? स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर,
इसका राइट आंसर है आपका मैश टोपोलॉजी। तो जो मैश टोपोलॉजी ये क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करने का काम करती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का फंक्शन है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, बैकअप द डेटाबेस, डेटाबेस डिजाइन, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 182 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये चारों आपके फंक्शन होते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी, बैकअप द डेटाबेस भी और डेटाबेस डिजाइन भी। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी, स्पीड, इंटेलिजेंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ऑटोमेशन, क्या काम ऑटोमेटिक होता है, क्या वो विशेषता नहीं है, वर्सेटिलिटी मतलब एक समय में क्या बहुमुखी प्रतिभा नहीं होती, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम नहीं कर सकता है क्या, स्पीड नहीं होती है क्या, और इंटेलिजेंस होती है कि नहीं होती है। बताइए इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 183, तो इसका राइट आंसर आपका इंटेलिजेंस। क्या है, इंटेलिजेंस। लेकिन अभी तक तो इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कंप्यूटर में भी क्या होगी, इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, जिस तरीके से एआई विजार्ड रूप से बढ़ रहा है, तो ये इसका सारा काम इंटेलिजेंस भी शामिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 184, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी, आपका सी आंसर इज द राइट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, निम्न में से कौन सी एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क, डिस्क, मैग्नेटिक टेप, नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 185 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका मैग्नेटिक टैप। जो आपका मैग्नेटिक टैप है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 186, बायोस जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीस। तो बायोस एक प्रकार का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 186, बताइए इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है आपका सी, सॉफ्टवेयर। बायोस एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज बॉर्न बूटिंग, व्हाट इज बॉर्न बूटिंग, बॉर्न बूटिंग क्या है। प्रश्न है आपका व्हाट इज बॉर्न बूटिंग, बॉर्न बूटिंग क्या है। तो स्टार्टिंग द कंप्यूटर नॉर्मली, कंप्यूटर को नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करना, रिस्टार्ट करना, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बूटिंग आपकी दो प्रकार की होती है, एक वार्म बूट होता है, एक कोल्ड बूट होता है। ठीक है, तो वार्म बूटिंग का मतलब होता है यदि हमारा सिस्टम चलते चलते ही स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या है आपका वार्म बूटिंग, लेकिन ठंडा होकर स्टार्ट हो, जैसे हमने कर दिया सिस्टम अपना शट डाउन, तो उससे बोलेंगे हम कोल्ड बूटिंग। क्या बोलेंगे, कोल्ड बूटिंग। तो पूछा गया वार्म बूटिंग, तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग। तो रीस्टार्ट कंप्यूटर इज द वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 188, किसी इमेज के अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे कोई फोटो है हमारे पास, उसका अनवांटेड सेक्शन हमें हटाना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्रॉपिंग करना। क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 189, किसी डॉक्यूमेंट्स के फर्स्ट 5 पेज, किसी डॉक्यूमेंट के शुरू के 5 पेज प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाएगी, प्रिंट ऑल, फ्रॉम, इतना, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 189 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका, आपको समझ में आ गया, बोथ एंड बी। जैसे मुझे शुरू के 5 प्रिंट करने, तो मैं लिखूंगा 1 to 5। क्या लिखूंगा, 1 to 5, तो शुरू के 5 पेज प्रिंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ राउंड 1550 -2। बताइए राउंड फंक्शन लगाया गया है, 1550 -2 का आंसर क्या आएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका 1600। क्या है, 1600। माइनस लगा होता तो लेफ्ट की ओर राउंड करता है, प्लस लगा होता तो राइट की ओर राउंड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 191, किसी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है, फ्लायर ओवर, जूम, कलर प्लस, स्पिन। बताइए क्वेश्चन नंबर 191, किसी शेप या पिक्चर को यदि मैं रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 191, तो इसका राइट आंसर आपका स्पिन करना, क्या करना, स्पिन। क्वेश्चन नंबर 192, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर, सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउजर क्या था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 192, इसका राइट आंसर आपका मोजाइक, क्या था, मोजाइक। क्वेश्चन नंबर 193, किस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट लॉगिन द्वारा किया जाता है, किस प्रोटोकॉल का यूज रिमोट लॉगिन द्वारा किया जाता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एसएमटीपी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल नेटवर्क, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट लॉगिन द्वारा किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका टेलनेट प्रोटोकॉल, क्या है, टेलनेट प्रोटोकॉल, जिसको बोल देते हैं टर्मिनल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 195, किस खाली जगह एसएमटीपी का उपयोग मैसेज सेंड करने के लिए किया जाता है, यूजर मेल बॉक्स, यूजर टर्मिनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो किस खाली जगह एसएमटीपी का उपयोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग मैसेज सेंड करने के लिए किया जाता है, बताइए। यूजर मेल बॉक्स, यूजर टर्मिनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 195 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका, तो जो आपका यूजर मेल बॉक्स होता है और यूजर टर्मिनल होता है, इन दोनों में मैसेज को सेंड करने के लिए आपका खाली जगह एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 196, हम टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप होता है, जो कि एक सोशल मीडिया साइट है जिससे हम लोगों को से जुड़ सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल कंटेंट यदि हमें प्रोवाइड कराना होगा, यदि हमें आपको देना होगा, तो आप उस ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक बार में हम कितने मैक्सिमम लोगों को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो 1,50,000, 5 लाख, 2,50,000, बताइए। क्वेश्चन नंबर 196 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका 2 लाख। तो आप 2 लाख लोगों को बड़ी आसानी के साथ जोड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का एक मेथड है, मतलब आप इन चारों में से किसकी सहायता से इंटरनेट के माध्यम से फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोर बैंकिंग, नेफ्ट, एसएमटीपी, एमआईसीआर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 196 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी सहायता से आप इंटरनेट के माध्यम से फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पता होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है वो आप याद कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198, भीम यूपीआई, भीम की फुल फॉर्म होती है, बीएच का मतलब होता है भारत, क्या मतलब होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यूपीआई के थ्रू एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख, 50,000, बताइए। भीम यूपीआई के थ्रू हम एक दिन में कितना मैक्सिमम पैसा भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, इसका राइट आंसर आपका 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट होती है, आप भेज सकते हैं भीम यूपीआई के तहत एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 199, विच इज बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा क्या है, मोर सिक्योर, फास्ट स्पीड, लो कॉस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बेस्ट जो फायदा है वो है आपका तीनों। ठीक है, सिक्योर भी होता है, फास्ट स्पीड भी होती है, और कम खर्चे में ये कम लागत में यूज भी हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हुआ ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 200 और हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक क्रिप्टो करेंसी है, निम्न में से इन चारों में से कौन सा एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, वॉइस कॉइन, सिया कॉइन, ऑल ऑफ द एबव। तो आपने सुना होगा केवल बिटकॉइन। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव। तो ये चारों जो हैं वो आपके चारों क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी के प्रकार होते हैं। इस तरीके से हमने आपके साथ ओ लेवल M1R5 के 200 क्वेश्चंस और ट्रिपल सी के 200 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतर बना सकते हैं। बहुत जल्द हम M2R5 की क्लास लाएंगे जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सारे के क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा। तब तक इत्मीनान के साथ आप इस क्लास को देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।